दोस्तों, भारत को आज़ादी मिली हुई 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी भारत में किसी भी चीज में महिलाओं को पुरुष की बराबर संरक्षण यानी कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इनका अनुपात 50-40 हो गया और इसी चीज को मुद्दे नजर पर रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नेम दिया गया है नारी शक्ति वंदना अधिनियम, और इससे पास किया गया है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, क्या है इस बिल की हिस्ट्री और इस बिल के क्या फायदा होने वाला है महिलाओं के लिए। दोस्तों, हम ऐसे ही भारत की इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आसान भाषा में एक वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारा बहुत मदद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का नया पार्लियामेंट में शिफ्टिंग होने के साथ साथ इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया। राज्यसभा में 215 वोटों की मेजोरिटी से इस बिल को पास किया गया, यानी कि किसी भी राज्यसभा की मेंबर ने इस बिल की विरोध नहीं किया, और लोकसभा में ये वोटिंग थी 454 की मेजोरिटी से इस बिल को पास किया गया, यानी कि सिर्फ 2 सदस्यों ने इस बिल के खिलाफ था। कौन था ये 2 MP? इसका नेम हम लास्ट में बताएंगे। इस बिल को 20 सितंबर लोकसभा में पेश किया था और 21 सितंबर राज्यसभा में, और पार्लियामेंट की दोनों विभागों से पास होने की बाद 29 सितंबर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल के ऊपर साइन किया है। लेकिन ये रिजर्वेशन अगली 2024 की इलेक्शन में लागू नहीं होने वाला है। ये रिजर्वेशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की बाद ही किया जाएगा। अब ये डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की मतलब है लोकसभा और असेंबली की संगति को दोबारा से ड्रॉ करना, सीमानाएं बदलना लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से होगा। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। इसीलिए बताया जा रहा है इस बिल को 2029 या फिर 2031 की इलेक्शन में लागू किया जाएगा। इस बिल को पहली बार रिकमेंडेशन किया गया था 1988 में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था, और फिर 1992 में कांग्रेस की PV नरसिम्हा सरकार ने 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पंचायत राज और इंस्टीट्यूशन म्यूनिसिपैलिटी में SC, ST एंड OBC महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व कर दिए, और 1996 में HD देवेगौड़ा सरकार ने 81 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वुमेन रिजर्वेशन बिल को नेशनल पार्लियामेंट में ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन OBC महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन न होने के कारण OBC लीडरों ने इसका विरोध करा और इस बार भी ये बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद IK गुजराल ने इसे आगे ले जाने के लिए कोशिश किया और वो भी फेल्ड हो गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बिल को आगे ले जाने के लिए लगातार कोशिश किया, लेकिन वो भी नाकाम रहा इस बिल को पास करने में। इसके बाद कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार को इस मामले में बड़ी सफलता मिली। 6 मई 2008 में पहली बार इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, और फाइनली 2 साल बाद 9 मार्च 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया, और वो भी 186 वोट से। सिर्फ 1 वोट इसका अगेंस्ट गया, लेकिन इतनी बड़ा मेजोरिटी के बाद भी इस बिल को लोकसभा में पेश तक नहीं किया गया, क्योंकि तब इस बिल में अलग से OBC महिलाओं के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं किया गया था, और कांग्रेस गवर्नमेंट को डर था कि अगर OBC लीडरों ने इस चीज का जम के विरोध किया तो उनका सरकार गिर सकता है। और अब कांग्रेस की राहुल गांधी और सोनिया जी बोल रहा है कि ये बिल तो हमारा है, और इस डर और विरोध की वजह से ये बिल 30 साल से पेंडिंग था। अब देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए अभी संसद में टोटल 543 सीटें हैं। महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी कि 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। अब बहुतों की कहना है कि इसमें से SC और ST के लिए अलग से रिजर्व होना है क्या। तो देखिए अब लोकसभा में SC ST के लिए 131 सीट्स है, जिनमें से 84 सीट्स SC का और 47 सीट्स ST का, और ये बिल लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी कि 44 सीट इस SC ST महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, और बाकी 87 सीट्स में से कोई भी लड़ सकता है। और ये रिजर्वेशन बिल एक बार लागू होने के बाद हमेशा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 15 साल तक रहेगा। अब देखिए दुनिया की 40 देशों में इस तरीके की रिजर्वेशन दिया गया है, और भारत में सिर्फ 15% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं के लिए, और स्टेट लेवल पर तो और
भी बुरी हालत है, सिर्फ 8 से 9% है। अब इस नंबर को कंपेयर किया जाए अफ्रीका की रवांडा जैसे देशों में 61% वोमेन है उनका पार्लियामेंट पे, और क्यूबा जैसे देशों में 55% महिला उनका पार्लियामेंट का मेंबर्स है। और हमारी पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 60 सीटें रिजर्व है, और बांग्लादेश की पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 50 सीटें रिजर्व है। अब आप भी सोचेंगे कि हमारा पड़ोसी देश में महिलाओं के पार्टिसिपेंट्स को इतना सीरियसली लिया और ये रिजर्वेशन दिया, तो हमारा भारत में ये काम करने में इतना लेट क्यों कर दिया। अब देखिए, औरतों के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आजादी से भी पहले उठ रही थी। 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने इस बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की थी, मगर उसे खारिज कर दिया गया। फिर आजादी के बाद भी पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए आरक्षण की कई बार बात हुआ था, लेकिन ज्यादातर पार्टी और नेताओं ने इस बात पर तैयार था कि निचले लेवल पर ही आरक्षण दिया जाए, यानी कि पंचायत लेवल पर, लेकिन उनमें से कोई भी लोकसभा और विधानसभा की लेवल पर महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाह रहा। और मैं पहले ही बताया था 1993 में 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी थी, लेकिन लोकसभा में आरक्षण मिलना अभी भी बाकी था। तो चलिए अब बात करते हैं इस बिल की सुविधाओं के बारे में। अब देखा जाए तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें पर उनका पति ही ज्यादातर हुकूमत करते हैं, और वो महिला सिर्फ कागजों में और पद पर रहता है। अगर ये सब छोड़ भी दिया तो देखिए, आज की डेटों में भारत जैसी देशों में महिलाओं की पॉलिटिक्स में स्थिति कुछ ठीक नहीं है। भारत की पार्लियामेंट में महिला सदस्य 15% से भी कम है। इस मामले में भारत अपनी पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। और इस टाइम अगर 33% महिला चुनकर पार्लियामेंट पे पहुँचते है तो वो पहुँचकर वो सभी महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे, उन सभी के दिक्कत की बात संसद पे करेंगे। और इसके अलावा औरतों के खिलाफ होने वाला क्राइम, कर्म शक्ति में उनका काम भागीदारी, महिला पुरुष के अनुपात की जैसे मुद्दे पर बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वो दो संसद की मेंबर के बारे में जिन्होंने इस महिला बिल की विरोध किया। ये दोनों ओवैसी पार्टी का ही था, जिनमें से खुद वो एक और दूसरी उनकी पार्टी की इम्तियाज जलील। उनका कहना है अगर सरकार सच में महिलाओं को ऊपर उठाना चाहता है तो मुस्लिम महिला तो और भी पिछड़ी है, इसलिए इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को दिल से धन्यवाद इस एजुकेशनल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना।